मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको हिंदी का एक टॉपिक है अनुस्वार अनुनासिक। तो अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में मैं समझा रही हूँ। तो बच्चों थोड़ा सा आप ध्यान दे के सुनोगे तो आपको याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी और बड़ी आसानी से आप समझ पाओगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो अनुस्वार की परिभाषा क्या है। अनुस्वार के उच्चारण में ध्वनि नाक से निकलती है। जब हम बोलते हैं तो आवाज नाक से निकलती है और हिंदी में लिखते समय इसका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगा करके किया जाता है। तो बच्चों शिरोरेखा हम जो भी लिखते हैं ना, हमने लिख दिया यहाँ पे, ये मैंने लिखा शब्द, और शब्द के ऊपर जो हम ये लाइन खींच रहे हैं इसको बोलते हैं शिरोरेखा, यानी सिर के ऊपर जो हम रेखा खींचते हैं किसी भी शब्द के, तो वो होती है शिरोरेखा। तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं हम? अनुस्वार का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगा करके किया जाता है। अब ये अंग स्वर, किसी भी स्वर या व्यंजन पर बिंदु लगा करके लिखा, जैसे हम लिखते हैं ना ओ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग, ये वाला अंग अंगा, यानी जिसके पीछे दो मात्राएं दो बिंदु लगाए जाते हैं, जिसको हम लिखते समय दो बिंदु लगा के लिखते हैं, उसको बोलते हैं अंगा। तो ये अंग, इसके ऊपर ये बिंदु लगाए हैं ना, तो इसको जो है हम बिंदु लगा करके माँ और न, इसका जो कर सकते हैं हम प्रयोग। कई बार आधा न लिखा हुआ होता है बीच में। अब जैसे ये दिया हुआ है संभव, ये शब्द है एक संभव, देखो मैं आपको समझा रही हूं, ये लिखा है संभव। ठीक है, म आधा और भ व। अब इसको हमने लिखा ऊपर बिंदु लगा के संभव, संभव। अब हम इसका वर्ण विच्छेद करके देखें ना एक बार, जैसे स, अब ऊपर बिंदु लगाया है तो प्लस, ये तो आधा हो जाएगा, प्लस अंग, यानी अ के ऊपर बिंदु वाला। अब ये जो बिंदु का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, यानी इसको हम करेंगे अ प्लस म। अब इसमें अ प्लस म बन गया, यानी ये अ जो था, अंग जो था, ये म के, इसके ऊपर जब बिंदु का प्रयोग किया तो ये म के लिए आया। ठीक है, तो ये हमने करना ना संभव, तो इसको हमने कर दिया जैसे स के ऊपर अंग प्लस, ये इसको हमने ब्रैकेट में कर लिया थोड़ा देखने के लिए कि अ के ऊपर बिंदु का प्रयोग किसके लिए आया है, म के लिए आया है। तो स प्लस अंग प्लस भ प्लस अ प्लस व प्लस अ, जैसे हम वर्ण विच्छेद कर रहे थे, मैंने वर्ण विच्छेद आपको समझाए हैं। तो उसी तरह से यदि हमें ये करके देखना है तो हमें पता चल गया कि इस संग, यानी अ के ऊपर जो बिंदु का प्रयोग किया गया था किसी शब्द के लिए आया, वो म के लिए, वो म बन गया। यदि हमने इसके ऊपर बिंदु लगा दिया, जैसे यहाँ बिंदु लगा दिया तो ये म बन गया। अब इसी तरह से अब मैं लिखती हूँ संचयन। अब देखो यहाँ पे तो म बना था, ठीक है, अब हमने लिखा संचयन, संचयन। अब ये देखो, इसको आप विग्रह करके देखोगे, यानी स प्लस अंग, आ के ऊपर बिंदु आ गया। अब इस आ का हमने जब बिंदु का प्रयोग किया वो किस शब्द के लिए हुआ है, आ प्लस न, उसमें म के लिए हुआ था संभव में, इसमें न के लिए हुआ है। तो इसका हमें पता चल गया ये बिंदु किसके लिए लगाया हमने, न के लिए। तो अब आगे वही प्लस च प्लस आ प्लस या प्लस आ न प्लस आ। तो ये हमें बताना पड़ता है भी जो हम बिंदु लगा रहे हैं वो किस शब्द के लिए आया है, ये हमें पता होना चाहिए। संभव में म के लिए आया था और संचयन में ये जो बिंदु है ये न के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों,
फिर जो है अनुस्वार प्रयोग के कुछ नियम हैं। अब जैसे जब किसी वर्ण से पहले अपने ही वर्ग का पंचमाक्षर आए तो उस स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है। पंचमाक्षर क्या होता है, यानी जब हम व्यंजन बोलते हैं तो उसमें 5 व्यंजन एक पंक्ति में है। जैसे हमने लिखा क, ख, ग, घ, अड़ा, तो इसमें पंचमाक्षर यानी 5वां अक्षर कौन सा है, अड़ा। दूसरा लिखेंगे हम च, छ, ज, झ, इया, तो इसमें 5वां अक्षर कौन सा है, इया। ठीक है, इसको बोलते हैं इया। तीसरा आ जाता है ट, ठ, ड, ध, अणा, तो ये कौन सा 5वां अक्षर, अणा। तो ये जो है व्यंजन में लिखते हुए पंचमाक्षर, यदि 5वां अक्षर आता है तब उस पे हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अब जैसे शब्द लिखा हुआ होता है ना, अब जैसे गंगा, अब गंगा जो है ना संस्कृत में यदि लिखा होगा, ये अड़ा आएगा नीचे बिंदु लग के, फिर गंगा ऐसे लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब इसका देखो पंचमाक्षर आया, यानी क, ख, ग, घ, अड़ा, ये हो गया ना, ये 5वां अक्षर बीच में आ गया इसके, गंगा लिखते हुए अड़ा आ गया ना ये। तो इसको हमने हटा के हम क्या कर देंगे, इसकी जगह पे बिंदु लगा देंगे, तब ये बन जाएगा गंगा। तो यहाँ हम बिंदु लगा सकते हैं। अब देखो शब्द है ठंडा, ठंडा, इसमें देखो अना आया है, ये अना यानी 5वां अक्षर कौन से का है, च, छ, ट, ठ, ड, ढ, अणा, तो इसी का ये ठ आ गया है इसी लाइन में से, और इसी में से 5वां अक्षर आ गया है। हम इसको हटा करके लिख देंगे अनुस्वार लगा करके ठंडा। इसका भी यही हुआ था, क, ख, ग भी इसी लाइन में से था और अड़ा भी इसी में से था, तो हमने लिख दिया था ये गंगा और ठंडा। ठीक है, अब हम लिखते हैं, मान लो हमने लिखा अंत, अंत, आधा न लगा के लिखे, तो ये न जो है त, थ, द, ध, न, तो उसमें न आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, त भी उसी में से आ गया, जैसे त, थ, द, ध, न, तो ये पंचमाक्षर आ गया, त भी इसी का पंक्ति का है, तो हमने ये न हटा करके इसको लगा देंगे अंत, तो अनुस्वार का हम प्रयोग कर देंगे। तो बच्चों आपको पता चल गया होगा कि किसी वर्ण से पहले अपने ही वर्ग का यदि पंचमाक्षर आता है तो उस स्थान पर हम बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं, यानी अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है। और इसके बाद है अगला इसका नियम, यानी य, र, ल, व, ये है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यानी इसको हम बोलते हैं तो अंदर ही जाती है वायु, देखो बाहर नहीं निकलती। य, र, ल, व, वायु बाहर नहीं आ रही, हवा बाहर नहीं निकल रही है, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, और श, स, ह, ये है ऊष्म व्यंजन, यानी इनको हम बोलते हैं तो ध्वनि जो है थोड़ा जोर सा लगा करके बोलते हैं, दबा के, श, स। ठीक है, तो ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। और यदि इनसे पहले पंचमाक्षर आ जाता है तब भी अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है, यानी बिंदु लगाया जा सकता है। जैसे संसार, ये लिखा हुआ ना संसार, अब ये लिखा है इन्होंने स। ठीक है, अब स से पहले पंचमाक्षर आ गया यानी न, अब ये संसार है ना, संसार, स से पहले पंचमाक्षर आ गया। ठीक है, त, थ, द, ध, न में 5वां अक्षर जो है न आया, 5वां अक्षर पहले आ गया, तो इसको हम पंचमाक्षर आया है इसलिए हम इसको बिंदु लगा करके लिख सकते हैं। इसी तरह से अब लिखा हुआ है लंबाई,
लंबाई। तो ब से पहले यानी म पांचवा अक्षर आ गया, प फ ब भ म, तो हम लिख सकते हैं, इसको भी हम बिंदु लगा करके लिख सकते हैं, लंबाई। फिर संरक्षक, संरक्षक यानी इससे अब देखो र से पहले यानी पांचवा अक्षर न आ गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं अनुस्वार लगा करके यानी बिंदु लगा करके संरक्षक। तो इस तरह से बच्चों ये है अनुस्वार, भी अनुस्वार हमने कैसे लगाना है। अब क्या होता है कि हिंदी को सरल बनाने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न नासिकीय ध्वनियों की जगह भी बिंदु का प्रयोग किया जा सकता है। और वो नासिकीय ध्वनियां, नाक से निकलने वाली ध्वनियां कौन सी हैं? अड़, इया, अण, न, म, यानी ये पांचों पंचमाक्षर जो हैं इनकी जगह पर बिंदु का प्रयोग किया जा सकता है। हिंदी की भाषा को सरल बनाने के लिए इसमें बिंदु का प्रयोग किया गया है, लेकिन संस्कृत में यदि वही शब्द लिखे हुए हैं तो वो एज इट इज रहते हैं, उसमें कोई प्रयोग नहीं किया जाता, बिंदु का प्रयोग नहीं कर सकते। अब ये संस्कृत का शब्द है, हमने लिखा चंचल। अब देखो चन, ये न, ये इया लिखा हुआ ना इसमें, चंचल, तो इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, संस्कृत में एज इट इज ही रहेगा। लेकिन हिंदी में लिखते हुए हम च के ऊपर अनुस्वार लगा करके बिंदु लगा करके चंचल कर सकते हैं। अब संस्कृत में शब्द है चंदन, आधा न लिखा हुआ है, तो हम हिंदी में इसको च के ऊपर बिंदु लगा करके लिख सकते हैं चंदन। ठीक है, इसी तरह से संस्कृत में शब्द है कंबल, ये आधा म लगा करके लिखा गया है, संस्कृत में तो ऐसा ही लिखा रहेगा, लेकिन हिंदी में लिखते हुए हम ऊपर बिंदु लगा करके लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा कंबल। तो इस तरह से अनुस्वार के नियम यानी आपको अनुस्वार कहाँ कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है उसका पता चल गया होगा। अब कई जगह पर हम अनुस्वार जो है नहीं लगा सकते हैं। अब हमने शब्द लिखा हुआ है अन्य, अब ये पंचमाक्षर है, लेकिन हम इसे ऊपर बिंदु लगा के तो नहीं लिख सकते अन्य को। अब अंदर ऊपर बिंदु लगा दे, अया बन जाएगा, वो अन्य नहीं होगा। इसी तरह से अनन्य लिखा हुआ है, तब भी हम नहीं बिंदु लगा सकते। अब जो लगा है तुम्हारा लिखा हुआ है, ये देखो तुम्हारा, आधा म है, ये पंचमाक्षर है, लेकिन हम इस पे बिंदु लगा करके इसको म की जगह हम सोचे कि बिंदु लगा दें और तुम्हारा बन जाएगा, तो इस तरह से ये गलत माना जाएगा, ये सही नहीं होगा। कुछ शब्द ऐसे हैं जिन पर हम जो है अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते, यदि अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो वो शब्द गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब आ जाता है बच्चों अनुस्वार, तो आपको समझ में आ गया। अब दूसरा है अनुनासिक। अब अनुनासिक के उच्चारण में यानी अनुनासिक का उच्चारण करते समय ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है, यानी नाक से थोड़ी सी टकरा करके निकलती है। अनु मैंने होता है थोड़ा सा, ठीक है, अनु मैंने छोटा या थोड़ा, नासिक मैंने नाक, यानी मुंह के साथ साथ नाक से भी थोड़ी टकरा के निकलती है, वो होता है अनुनासिक। और अनुस्वार में बिंदु का प्रयोग किया जाता है, तो अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगाया जाता है। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। इतना छोटी सी बात ध्यान रखनी है आपको, अनुस्वार में बिंदु का प्रयोग करना होता है, अनुनासिक में चंद्र बिंदु का प्रयोग करना होता है। अब जैसे हम कहें अनुनासिक शब्दों में चंद्र बिंदु हम लगाते हैं, हमने लिखा आंख, आंख के ऊपर चंद्र बिंदु, आंख। अब देखो आ, नाक से आई आवाज, ख मुंह से आ गई, आंख, मतलब नाक और मुंह दोनों से निकलती है हवा। ठीक है, और चांद, ये भी दोनों से, देखो हंस, गांव, तो हवा निकल रही है नाक और मुख से, दोनों से, तो वो होते हैं अनुनासिक शब्द। अब इसको लिखते समय शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। अब वहां पे हमने जो भी शब्द लिखा उसके ऊपर रेखा जो खींचते हैं, आपको मैंने बताया, ये रेखा खींची, ये है शिरोरेखा।
अब लिख दिया हंस, चंद्र बिंदु लगा दिया, इसका मतलब होता है हंसना। और ये एक ऐसा शब्द है जैसे हंस भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये हंस, हंसना, हंस, पक्षी, ठीक है। तो ये बिंदु, इसमें अनुस्वार और अनुनासिक दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। यदि कोई ऐसा शब्द आ जाता है तो उसमें दोनों का प्रयोग हो सकता है। जब शब्द के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो तो चंद्र बिंदु जो है बिंदु में बदल जाता है। अनुनासिक में ये भी होता है। वैसे तो अनुनासिक का प्रयोग करना है। मान लो ऊपर मात्रा लगी हुई है, तब आप चंद्र बिंदु का प्रयोग कैसे करोगे? अब लिखना हमने भूकना, भूकना, ये नाक और मुंह दोनों से निकल रही है, हवा तो दोनों से निकल रही है, अनुनासिक है ये। लेकिन अनुनासिक का यहाँ पे मात्रा के साथ चंद्र बिंदु हम नहीं लगा सकते, तो इसकी जगह पे हमें जब कोई मात्रा लगी हुई है तो हमें केवल बिंदु का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से अनुनासिक में किसी मात्रा के साथ चंद्र बिंदु नहीं, बल्कि वो बिंदु में बदल जाता है अनुनासिक, और वैसे वो जो है चंद्र बिंदु लगता है। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, कुछ समय पहले, कई सालों पहले भाषा विभाग की ओर से कुछ बदलाव किए गए थे हिंदी भाषा में। तो उसमें क्या था, यदि हम कोई पैराग्राफ अब कर रहे हैं तो जहाँ पर बिंदु, चंद्र बिंदु और बिंदु लगा देते हैं चंद्र बिंदु की जगह पे, तो वो गलत नहीं माना जाता। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से, क्योंकि इसमें पूछा ही अनुस्वार और अनुनासिक का बता रहे हैं, तो इसमें बिंदु और चंद्र बिंदु दोनों लगाने हैं। और कहाँ पे बिंदु लगना है, कहाँ चंद्र बिंदु लगना है, इसका पूरा ध्यान रखना है, नहीं तो ये गलत माना जाएगा। लेकिन जब आप और कहीं पर भी गद्यांश में कोई गद्यांश लिख रहे हो, किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो, कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, उसमें यदि चंद्र बिंदु की जगह बिंदु भी लगा दिया जाता है तो वो गलत नहीं माना जाता। तो आज आपको ये अनुस्वार और अनुनासिक बच्चों अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप इसे समझ करके अपनी कॉपी में काम कर लोगे, ये लिख लोगे। थैंक यू।